सर लिमिटेशन ऑफ बोर्ड्स मॉडल सर। हाँ, तो हमने डी ब्रोगली इक्वेशन की बात की थी या नहीं की थी? हो गया ना। और हमने उसके ऊपर जो क्वेश्चन दिए थे वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिए। देखिए, आप लोग अगर नहीं बोलेंगे तो आप समझ लीजिए संडे को एग्जाम में ये सब आएगा। अगर आप नहीं बोलेंगे और कोई पार्ट मिस हो जाएगा तो दिक्कत होगी। चलिए भाई, चलिए मैं आपको रिकैप दे देता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर m मास का पार्टिकल है, v स्पीड से चल रहा है, तो हमेशा उस पार्टिकल के ऊपर एक वेव एसोसिएट हो जाती है जिसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा है, देन लैम्डा इज डिफाइंड एज h by p, और वी कैन से लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, जहाँ पे mv क्या है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में हमने लैम्डा निकाली थी। तो जो अदर फॉर्म्स आपको देखने को मिली थी, उन अदर फॉर्म्स में एक पॉपुलर फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, सो दैट इज अंडर रूट 2m ke, और दूसरी हमने देखी थी किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, सो दैट इज अंडर रूट 2m qv। सो दीज आर द टू फॉर्म्स दैट वी हैव सीन, ठीक है, इन द लास्ट क्लास। और हमने इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। ठीक है, जिन एग्जांपल्स में, हाँ नवनीत पाल तुम बताओ यार भाई, बाकी लोग कुछ ढंग से बोल नहीं रहा है। नवनीत पाल, आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? यस सर। हाँ, नवनीत पॉल, लास्ट क्लास में कहाँ तक कवर किया था हमने? हमने ये टॉपिक खत्म कर लिया था ना? हाँ सर, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। हाँ, और इसमें इसके ऊपर सवाल भी हमने सॉल्व किए थे एक दो। अच्छा एक मिनट, चलो मैं आपको लास्ट क्लास के नोट्स दिखा देता हूँ। आप ना लास्ट क्लास के नोट्स देखिए और बताइए कहाँ तक हुआ था। नहीं सर, ये सवाल नहीं किया सर। ये 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 हो गया था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, डी ब्रोगली कंसेप्ट। ये लास्ट क्लास के नोट्स हैं जो मैंने आपको भेजे हैं। ठीक है, तो कुछ मिस ना रह जाए इसलिए मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि आपकी नॉर्मल क्रिकेट की बॉल में जो लैम्डा है वो बहुत ही कम होता है, तो उसके ऊपर डुअल नेचर नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जब आप, दिख नहीं रहा क्या? मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ, आप जरा देखिएगा और बताइएगा कहाँ तक हुआ है, क्योंकि उसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए। आपको स्क्रीन दिख रही है? नवनीत पॉल। हाँ सर। हाँ, इसमें बताइए कहाँ तक हुआ है। ये डी ब्रोगली मैंने बता दिया था। ठीक है, ये बेसिक हाँ सर, डिस्कशन प्रूफ तक हुआ किया है था। सर। है प्रूफ तक हुआ है। ये सवाल वगैरह डिस्कस नहीं किए थे हमने। ये जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ वेव्स, ये इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, ये तो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में या नहीं? चलिए ठीक है, फिर आप लोग बोल नहीं रहे हैं और कोई बात नहीं। मैं अब अपने हिसाब से ही काम करता हूँ। आप लोग मत ही बोलिए। चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको, आप लोगों को समझाया था कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके ऊपर एक वेव एसोसिएट होती है, और वेव जो है जनरली उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो उस मोमेंटम को हम अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये था लास्ट क्लास का रिकैप।
ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया था। आगे की बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात अगर हम करें तो ऑफ कोर्स बोर्स मॉडल जो है वो फेल क्यों हुआ, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी रही हो, जब इसके ऊपर एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ आप निकालते हैं, देन दैट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साथ दोनों नेचर रखता है। इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ पार्टिकल as well as electron behave as a wave, both simultaneously. Why? Because the wave associated or the wavelength of the wave associated on electron is more than its size. जब आपने लास्ट क्लास में हमने सॉल्व करके देखा था कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ कितनी आनी चाहिए। वो वेवलेंथ आती है किस पे, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में, दैट मीन्स साइज ऑफ एटम के ऑर्डर में। और साइज ऑफ एटम के ऑर्डर में आने की वजह से ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, अगर हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है हाइड्रोजन लाइक एटम में ही, और मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है nth ऑर्बिट में, और उसे अगर वो पूरी तरह से पार्टिकल होता तो उसे एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन दिखाना चाहिए लाइक दिस, ठीक है। लेकिन वास्तव में इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे घूमता ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो m मास का पार्टिकल है vn स्पीड से चल रहा है, उसके ऊपर एक लैम्डा एसोसिएटेड है जो कि वेव नेचर की तरह है, और ये दोनों ही नेचर एक साथ काम कर रहे हैं। दैट मीन्स जब हम रियलिटी में इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक सर्कल की तरह नहीं दिखेगा आपको, इस टाइप से क्या कहते हैं, वेव की तरह दिखाई दे। Are you getting the point? So this is the real structure. So in reality the electron look like this. इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल और वेव दोनों है। एंड आइडियल केस की बात करें, then this was the ideal case proposed by बोर। समझ में आ रही बात? दैट मीन्स बोर मॉडल ने इलेक्ट्रॉन को केवल और केवल क्या माना है, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को कभी वेव नहीं माना। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है किसकी, बोर्स मॉडल की। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो लिमिटेशन लिखवाया था बोर्स मॉडल का, मैंने आपको 3 लिमिटेशंस बताई थी, ठीक है। उनमें से एक लिमिटेशन यही था कि भैया बोर्स मॉडल जो है वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन is not taken into account. That means हमने इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या माना है बोर्स मॉडल में, पार्टिकल माना है, वेव हमने माना ही नहीं, ठीक है। और नो डाउट इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से कुछ कैलकुलेशंस आपकी जो है वो मतलब सही नहीं आएंगी, कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सही नहीं आएंगे। जैसे कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। दैट मीन्स एक ही ऑर्बिट पे पाए जाने वाले अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग हो सकती है, हम जानते हैं आज। बट अगर हम हाइड्रोजन एटम की तरह बात करें या बोर्स मॉडल की तरह बात करें तो एनर्जी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। मतलब ऑर्बिटल का कंसेप्ट नहीं है। और ऑर्बिटल का कंसेप्ट कब आएगा, जब आप इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर की तरह भी ट्रीट करेंगे। तो दिस वाज द बेसिक आइडिया ऑफ द लास्ट क्लासेस जो हमने पिछले वीक में देखा था। और लास्ट क्लासेस में हमने ये चीज प्रूव की थी कि भैया बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का है, और इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत सारी बातें हमने बात की। लेकिन जैसे ही हमें डुअल नेचर के बारे में बात पता चली, डी ब्रॉगली कंसेप्ट जो जिसके नोट्स आपके पास पहले से ही भेज दिए गए हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे ही क्या कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट या डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात हुई, तो ऑफ कोर्स ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है वो उसकी साइज से कई गुना बड़ी है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कभी एक प्रॉपर ट्रेजेक्टरी में चल ही नहीं सकता। इट इज ऑल्सो हैविंग वेव नेचर, दैट मीन्स इट इज delocalized inside a space, ठीक है। जैसे मैं पार्टिकल हूँ तो आप मेरे को देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मेरी बाउंड्रीज जो है वो फिक्स्ड है। लेकिन अगर मैं वेव होता तो मैं पूरे के पूरे स्क्रीन पे डिलोकलाइज होता। दैट मीन्स आप मेरी एग्जैक्ट बाउंड्री, एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी को नोट नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? एंड ये चीज जो है, ये चीज बोर्स ने इंक्लूड नहीं की अपने मॉडल में। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, जो कि हमें अगले मॉडल में इंक्लूड करना पड़ेगा। अगला मॉडल हमारा वेव नेचर के ऊपर ही बेस्ड मॉडल होगा। एंड उसके लिए श्रोडिंगर नाम के एक आदमी ने काम किया था। तो हम इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जरूर देखेंगे। अभी के लिए
हम अगर इतना आइडिया समझ चुके हैं कि जैसे हमने अभी तक क्या 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 समझा है, एक तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात की और हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर आपको वेव नेचर का लैम्डा या न्यू पता है तो आप उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एट द सेम टाइम यूजिंग प्लांक्स थ्योरी आप क्या बोल सकते हैं कि दिस वेव इज कैन बी अज्यूम्ड एज अ पार्टिकल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोटोन हैविंग एनर्जी ई, और वो एनर्जी क्या होगी एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। ऑन द सेम ग्राउंड जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे या किसी भी मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन है जिसका मास एम है, जो वीएन स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये है इसका पार्टिकल नेचर, ठीक है। और वेव नेचर क्या बताएगा, इसके लिए किसने बात की, इसके लिए बात की डी ब्रॉगली ने। और डी ब्रॉगली के हिसाब से इस पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर एसोसिएटेड वेव की जो वेवलेंथ है दैट विल बी इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो ये दो मतलब चीजें हैं जो कि आपको डुअल नेचर से पता चलती है। तो डी ब्रॉगली का जो कंसेप्ट है वो यही है कि भाई जैसे लाइट डुअल नेचर दिखाता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के दौरान कभी लाइट का पार्टिकल नेचर दिखाई देता है, कभी लाइट का वेव नेचर दिखाई देता है। ऑन द सेम ग्राउंड जितने भी मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल है, और मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे आसान पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, वो तो मूव करते नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही मेनली ये अप्लाइड है कि इलेक्ट्रॉन नो डाउट एक पार्टिकल था अभी तक, बट उसके ऊपर एसोसिएटेड वेव की जो वेवलेंथ है वो उसकी साइज से भी बड़ी है, सो उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो हैविंग डुअल नेचर। एंड नो डाउट इलेक्ट्रॉन, क्या कोई भी मैटर जो कि सब एटॉमिक रेंज में है जिसका मास बहुत छोटा है, उसके वो हमेशा मूविंग स्टेट में डुअल नेचर दिखाएगा, और उसका एक जनरलाइज स्टेटमेंट डी ब्रॉगली ने दिया। ये थी लास्ट क्लास तक की कहानी, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, बताए, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ और मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात करता हूँ जिसमें क्या कहते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डुअल नेचर, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रूव किया गया है। उसके बाद हम नया मॉडल स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, बोलिए। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया है, तो हम बात करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट की। तो एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को दिखाता है, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल एंड लाइट वेव आल्सो एज अ पार्टिकल, एंड दैट इज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट जो कि आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, एंड दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले अपन लोग समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर हम लोग उसके ऊपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनाएंगे। तो आप समझिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता है कि जब आपके पास कोई भी मेटल है, ठीक है, जनरली मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपके पास कोई भी मेटल है, दिस इज योर मेटल, और जब आप इस मेटल के सरफेस पे लाइट हाई एनर्जी रेडिएशन से इसको आप इसके सरफेस पे डाल देंगे, तो आपको क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन का रिलीज सरफेस से देखने को मिलता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड दिस इफेक्ट बाय व्हिच द एनी मेटल विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट, जो भी लाइट हो, लैम्डा या न्यू फ्रीक्वेंसी का, दिस पर्टिकुलर इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कलेक्टिवली। ये है बहुत ही बेसिक सा आइडिया कि हो क्या रहा है। होता यह है कि मेटल आपके पास है, मेटल के सरफेस पे जैसे ही आपने कोई भी लैम्डा या न्यू फ्रीक्वेंसी का, लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन डाला, जैसे ही आपने रेडिएशन डाला आपको कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस से निकलते हुए दिखाई देते हैं। वो जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दे आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इफेक्ट बाय व्हिच photoelectrons are released from any metal surface due to absorption of electromagnetic radiation is known as photoelectric effect, ठीक है। बेसिक आइडिया क्लियर है या नहीं? तो ये बहुत ही बेसिक है, मैथमेटिकल आइडिया क्या है वो हम देखेंगे, बट अभी इतना बेसिक आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, डेफिनेशन डिटेल में सारी चीजें मैंने आपको डिटेल नोट्स तो भेज ही दी हैं, अगर आप कोई चीज मिस कर जाते हैं तो आप नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप नहीं लिख पाए। तो
तो आप घर पे जाके भी नोट्स का इस्तेमाल करके सारी चीजें लिख सकते हैं। अभी आप समझने पे ध्यान दीजिए। तो समझने पे ध्यान आपको क्या देना है कि भैया ऐसा क्या हो गया कि लाइट जैसी हमने गिराई मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन क्यों बनने लग गए, इलेक्ट्रॉन क्यों निकलने लग गए, इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या क्या बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं रिलीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम a metal surface when it is irradiated, irradiated मतलब जिसके ऊपर रेडिएशन डाला गया, irradiated by electromagnetic radiations। ठीक है, so this will be the most trivial definition of photoelectric effect। बताइए क्लियर है आपको, कोई दिक्कत डेफिनेशन में, कोई दिक्कत? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर क्या चलाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चला दें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चलाने के दौरान जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकले, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो गए, हम बोल सकते हैं कि भैया ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, और जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और इस इफेक्ट को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत है प्लीज पूछिए। समझ में आया सबको? बोलिए। क्लियर? चलिए, तो अच्छी बात है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो अब आगे की बात करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ होगा। तो समझने के लिए, जब आप इस चीज को समझने के लिए जाएंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब मैं किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मान लेते हैं टॉर्च है मेरे पास, एक पर्टिकुलर लैम्डा और एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट को वो रिलीज करता है। एक मैंने मेटल ले लिया, कोई भी मेटल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके ऊपर वो टॉर्च मार दी। टॉर्च मारते ही मुझे क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिखाई दिए। दिखाई कैसे देंगे? करंट की फॉर्म में। एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, आप बना सकते हो। तो जब हमें इलेक्ट्रॉन का रिलीज देखने को मिले, ठीक है, इस पर्टिकुलर ऐसे एक्सपेरिमेंट में, then that particular effect is collectively is known as photoelectric effect। तो जब कोई भी मेटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने लग जाए तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ओके। समीमा जी, आपने पूछा था ये डाउट, ठीक है, चैट बॉक्स में। ठीक है, ओके। चलिए, तो अब आगे की बात करते हैं, भैया ऐसा कैसे मतलब होगा और हम कैसे आइडिया लगाएं कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, कब होगा, क्यों होगा, ये सारे सवाल बिल्कुल आएंगे आपके दिमाग में, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है, ये तो हर कोई जानता है, हर एक किताब में लिखा हुआ है। बट ये होता क्यों है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। और उसके लिए आपको मेटल्स के बारे में पता होना चाहिए। और मेटल्स के बारे में मैं मतलब पता होने के लिए आपको मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में पता होना चाहिए। बोलिए, आप लोग मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में जानते हैं या नहीं? मेटल्स सॉलिड होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होता है मेटल के अंदर, मेटेलिक लैटिस बनाते हैं। क्या आपको बेसिक आइडिया है इसका 10th क्लास तक या नहीं? बताइए। भाई ऐसा लग रहा है मेरे को कि भाई आप लोग मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं मेरे से। बेसिक आइडिया तो है सर। चलो भाई, किसी ने तो बोला। एनीवे, सो मेटल्स के साथ होता क्या है, हम सभी लोग जानते हैं, हमने बचपन से 8th 9th से पढ़ा है कि मेटल वो चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करें। मतलब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मेटल्स इजीली रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन हवा में नहीं, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर वैसे मैं सोडियम मेटल की बात करूं तो सोडियम मेटल क्या कर सकता है, Na+ बना के इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम क्या कर सकता है, Mg2+ बना के 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है कि नहीं? तो मेटल्स की जनरल खासियत क्या होती है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है,
वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पढ़ाई जाएंगी, बट ये तो बेसिक आइडिया सबको होना चाहिए और सबको होगा भी कि मेटल्स का इस्तेमाल हम किस रूप में करते हैं। कंडक्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जब कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी तो इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए, उसके अंदर चार्ज कैरियर्स होने चाहिए। और चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं मेटल्स के अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रही बात? और हर एक मेटल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। तो जो मेटेलिक बॉन्डिंग नाम की चीज है वो आप समझिए कि मेटेलिक बॉन्डिंग वास्तव में होता क्या है, क्योंकि उसी से आपको आइडिया लगेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो मेटेलिक बॉन्डिंग वास्तव में ये होता है कि अगर मैं किसी जनरल मेटल को, मान लूं कि मेरे पास जनरल मेटल है M और वो N इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो हम उसे लिख सकते हैं M इज गिविंग Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन। ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले लोग हैं, जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर मेरे अंदर से N इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो मेरे ऊपर Ne के बराबर पॉजिटिव चार्ज होना पड़ेगा। सो ये जो पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज की स्पीसीज है, जिसमें जनरली इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज बचता है एटम, दैट इज नोन एज कर्नल। एंड जो इलेक्ट्रॉन निकले, those electrons are your free electrons। ठीक है, दैट मीन्स मेटल के बारे में जब आप बात करेंगे देन ऑफ कोर्स दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कर्नल नाम है, याद करना पड़ेगा आपको। आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कर्नल की जगह हमने से कैप्टन क्यों नहीं बोला, ठीक है, ये वो वाला कर्नल कैप्टन नहीं है, नाम है, याद ही करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि अगर हम मेटल को माइक्रोस्कोप में देखें, जैसे अगर ये मेटल है मेरे पास, ठीक है, M, ठीक है, तो इसके सरफेस का कोई भी एक पोर्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा लाल लाल काला पीला गुलाबी हरा नीला। तो ये देखिए, अगर मैं इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लूँ और इसको अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखूं तो वास्तव में मुझे जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है वो कुछ इस टाइप का होता है। सारे कर्नल्स एक पर्टिकुलर रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, लेकिन समझाने के हिसाब से मैं आपको दूर दूर लिख के बना रहा हूँ। ये है कर्नल्स, ठीक है, सारे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और नो डाउट सारे पॉजिटिव चार्ज को आप एक साथ बगल बगल में नहीं रख सकते, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इनके बीच में अट्रैक्शन का एक फोर्स है। क्यों है? क्योंकि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं E-, ये सब इनके बीच में घूमते रहते हैं, बहते रहते हैं, नदी की तरह है। कोई भी कहीं से कहीं जा सकता है, यहाँ से वहां, फ्री है वो, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। समझ में आ रही बात? दैट मीन्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दो कर्नल्स के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जरूर पाई जाती है, ठीक है। तो नो डाउट ये कर्नल्स तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज हैं, बट ये दोनों ही किससे अट्रैक्ट होने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। समझ में आई बात? और ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है ये हमेशा रिपल्शन के फोर्स से ज्यादा हो पाया जाता है, और इसीलिए इस टाइप की लैटिस बन जाता है, फिक्स ज्योमेट्री वाला, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर जो फिगर मैंने बनाया है, दिस इज अ फिगर फॉर मेटेलिक लैटिस। लैटिस मींस 3D अरेंजमेंट इन स्पेस। समझ में आया आपको या नहीं? बोलिए। ठीक है, तो मेटल्स के पास, हाँ, तो मेटल्स क्या क्या मतलब मेटल के पास क्या क्या होते हैं? वो दो चीजें होती हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जैसे एक बाल्टी में पानी भर लीजिए, पानी के सरफेस की बात करते हैं, तो सरफेस पे जितना पानी है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पानी मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। और उनके अंदर आप छोटी छोटी कागज की नाव बनाइए, कागज के तो बनाते हैं ना आप, या नॉर्मल कागज के कुछ भी टुकड़े डाल दीजिए रेगुलर पैटर्न पे, तो जो कागज के टुकड़े हैं बाल्टी के पानी के सरफेस पे, वो आपका क्या है? वो आपके कर्नल्स है, ठीक है। तो नो डाउट एक कागज का टुकड़ा दूसरे को रिपेल करना चाहेगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, बट बीच में पानी होने की वजह से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर वो भी रहना चाहता है, पहला पॉजिटिव चार्ज, और पानी के अंदर दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी रहना चाहता है। समझ में आ रही बात? This type of bonding is generally seen in metals which is having
plenty of free electrons. जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि उतनी ज्यादा एक प्लस को दूसरा प्लस नहीं दिखाई देगा। उनके कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। उन्हें इलेक्ट्रॉन से ही मतलब है। वो इलेक्ट्रॉन की वजह से वो देख ही नहीं पा रहे कि मैं प्लस, मेरे बगल में दूसरा प्लस है। उन्हें उनका कंसंट्रेशन केवल किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। समझ में आ रही बात? बोलिए। Yes, sir. तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, जो नो डाउट आप लोग केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे जब चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, ये बेसिक आइडिया है, क्योंकि इससे मुझे ये पता चलता है, अगर मैं आपको बेसिक आइडिया क्यों दिया उसके बारे में बताऊं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, नो डाउट ये जो ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया है, दिस इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग अट्रैक्टेड बाय ऑल दीज कर्नल्स। ये सबसे अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, तो नो डाउट ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जब तक लैटिस के अंदर है तब तक इसके ऊपर एक नेट अट्रैक्शन का फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, इफ यू वांट टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस लैटिस, देन यू नीड टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इसके अट्रैक्शन बैरियर को खत्म कर दे। समझ में आ रही बात? जैसे मेरे को बहुत सारे लोगों ने पकड़ रखा है, अगर मैं उसको तोड़ के बाहर जाना चाहता हूं तो ऑफ कोर्स मेरे को अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है या नहीं? बोलिए। बहुत ही बेसिक सी बात, जैसे आप इलेक्ट्रॉन है और आप मेटल के लैटिस के अंदर है, आपको बहुत सारे कर्नल्स ने इलेक्ट्रोस्टैटिकली पकड़ रखा है। ठीक है, मैं बोलूं कि आप बाहर निकलिए, तो आप बाहर कैसे निकल पाएंगे? जब तक आपके पास इतनी एनर्जी ना हो, जब तक आपके पास इतनी एनर्जी ना हो कि आप उन सारे बॉन्ड को ना तोड़ पाए, तब तक तो आप बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जब आपके पास इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाए कि आप उन सारे बॉन्ड्स को, सारे अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाए, तभी ना आप लैटिस को छोड़ के बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मेटल्स में ये एसोसिएशन इलेक्ट्रॉन का कर्नल्स के साथ अलग अलग होता है। अलग अलग मेटल्स में वो मिनिमम एनर्जी जो कि चाहिए है इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो जस्ट फ्री हो पाए अपने लैटिस से, वो कहलाता है वर्क फंक्शन। समझ में आ रही बात? तो आगे की बात है। किसी को कोई डाउट है? चैट बॉक्स में पूछ रहा है। अच्छा, लिख रहे हैं। ओके, क्लियर है? चलिए, सो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं अब, तो मैं किसी को कैसे समझ सकता हूँ कि मेरे पास जो मेटल है जिसके ऊपर मैं लाइट चला रहा हूँ, मेटल एम, ये सरफेस है, ग्राउंड है जहाँ पर मैंने मेटल को रख रखा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर रेडिएशन चलाता हूँ, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है या फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर रिलीज हो रहे हैं तो ये बात पक्की है कि ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट मींस व्हाट आई कैन से द एनर्जी ऑफ फोटोन, जो भी फोटोन की एनर्जी है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, दैट इज गेटिंग एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन। और वो जो इलेक्ट्रॉन जो लैटिस के अंदर था, उसको दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम उसका क्या होगा? उसे अपने आप को फ्री करना पड़ेगा लैटिस से। ठीक है, तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है जिससे वो जस्ट रिलीज हो पाए, अपने आप को फ्री कर पाए, दैट इज नोन एज व्हाट? वर्क फंक्शन। या उसी को हम बोल सकते हैं क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी। भैया उतना तो मिनिमम होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ एनर्जी आपके फोटोन का, तब तो भाई साहब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे को रिलीज होने के लिए चाहिए 20 यूनिट एनर्जी, और मेरा फोटोन जो मेरे ऊपर गिर रहा है वो है 15 यूनिट का, तो क्या वो मेरे को फ्री करा पाएगा? नहीं करा पाएगा, क्योंकि मुझे कम से कम 20 का तो चाहिए। तो जो 20 यूनिट जो है वो कहलाता है वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन अगर 20 से ज्यादा का आपने फोटोन दे दिया, तो भैया ऑफ कोर्स जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट विल बी सीन एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द मोस्ट जनरल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आई सबको बात? बोलिए। जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, मैं मेटल के अंदर ट्रैप्ड हूं, मेरे को अपने ट्रैप से छूटने के लिए 100 जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब अगर आपने मेरे ऊपर फोटोन डाला
50 जूल का, तो क्या मैं 50 जूल से छूट पाऊंगा? नहीं। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा? नहीं। समझ में आ रही बात? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, और वो मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, समझ में आई बात? तो अगर मुझे अपने लेटिस से छूटने के लिए 100 जूल एनर्जी चाहिए, तो कम से कम आपके ऊपर रिक्वायरमेंट है कि आप 100 जूल एनर्जी का मिनिमम फोटोन मेरे ऊपर चलाएं, ताकि एटलीस्ट मैं रिलीज हो पाऊं। लेकिन अगर आपने 120 जूल का चला दिया, 120 का चला दिया, तो 100 तो मेरा निकलने में चला जाएगा, और 20 जो रिमेनिंग होगा वो मेरी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। समझ पा रहे हैं आप या नहीं? बोलिए, क्लियर है? सो ये है मोस्ट जनरल आइडिया ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि इसमें जो भी आप एनर्जी सप्लाई करते हो इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन दो पार्ट में डिवाइड करता है। पहला पार्ट होता है वर्क फंक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि कब होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी एनर्जी है होनी चाहिए, कंडीशन क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन से बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए फोटोन की, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर मैं वर्क फंक्शन को डिफाइन करूं कि वर्क फंक्शन क्या है, तो मैं बोल सकता हूं कि वर्क फंक्शन कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑल्सो, क्योंकि वर्क फंक्शन एनर्जी ही है। एंड अगर मैं बोलूं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है W, तो दैट कैन बी रिटन एज H न्यू नॉट और HC बाई लेमडा नॉट, जहां पे न्यू नॉट और लेमडा नॉट क्या है? इस सरफेस के लिए वर्क, उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ में आ रही बात? बोलिए, क्लियर है? तो जितनी मिनिमम एनर्जी आपको चाहिए, उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई न्यू नॉट होगा और कोई ना कोई लेमडा नॉट होगा। तो उस न्यू नॉट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और लेमडा नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है बात? ओके, रिपीट करूं? कोई बात नहीं। देखो भाई, जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि आप अगर इलेक्ट्रॉन है, तो आपको जस्ट फ्री होने के लिए अपने सारे जो एसोसिएशंस हैं कर्नल्स के साथ, उनको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए ना भाई। ठीक है, वो एनर्जी जो चाहिए मिनिमम से मिनिमम, जो आपको फ्री करा दे अब आपके लेटिस से, ठीक है, वो एनर्जी कहलाती है वर्क फंक्शन। ठीक है, नो डाउट वर्क फंक्शन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दैट मीन्स मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि उतनी एनर्जी किस फोटोन में होगी। सो अगर मैं वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी का फोटोन को बेस मान लूं, तो उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी मैंने मान ली न्यू नॉट, उसकी वेवलेंथ मान ली लेमडा नॉट, तो मैं वर्क फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ? H न्यू नॉट या HC बाई लेमडा नॉट। ठीक है, जहां पे न्यू नॉट क्या कहलाएगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि मतलब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो हमें चाहिए। ठीक है, इससे कम फ्रीक्वेंसी लेके आओगे तो एनर्जी कम होगी आपकी, आप इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहां से इलेक्ट्रॉन का रिलीज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप वेवलेंथ के बारे में बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो डिवाइड में है, तो आप बोल सकते हो कि ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा। समझ में आई बात? ओके, सो बहुत ही क्लियरली आप समझ लीजिए कि हर एक सरफेस का, जैसे मैं अगले पेज पे समझा देता हूं, कोई भी सरफेस है आपके पास, कोई भी मेटल का सरफेस है आपके पास, तो सबसे पहले उस मेटल के सरफेस का क्या गिवन होता है? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी गिवन होती है W। ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो मिनिमम एनर्जी है। ठीक है, दिस इज द मिनिमम या दिस इज द लिमिट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय metal M to just release a photoelectron। समझ में आई बात? मतलब इससे कम एनर्जी आप दोगे तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गया, मतलब चला गया, सिस्टम में नहीं है। ठीक है, तो इतनी मिनिमम एनर्जी तो हमें चाहिए। एंड जो मिनिमम एनर्जी चाहिए जिससे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है जो जस्ट रिलीज हो जाए, मतलब
जो इलेक्ट्रॉन अभी अंदर फंसा हुआ है ये जस्ट बाहर निकल आए, ठीक है। दिस एनर्जी रिक्वायर्ड इज टर्म्ड एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आई बात? बोलिए, क्लियर है? कोई कुछ कहना चाहता है? क्लियर? तो सीधी सी बात है कि वो, अगर मैं न्यू और लेमडा की टर्म्स में बोलूं तो मैं बोल सकता हूँ न्यू नॉट। न्यू नॉट को मैं बोलूंगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है लिमिट, जिसके आगे या पीछे कोई ना कोई चीज चालू हो जाए या बंद हो जाए। लेमडा नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। दैट मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की टर्म्स में W को मैं क्या लिख सकता हूँ, H न्यू नॉट या फिर HC बाई लेमडा नॉट। दिस इज द जनरल आइडिया ऑफ वर्क फंक्शन। समझ में आया? कोई कुछ कहना चाहता है? बोलिए, क्लियर? तो वो मिनिमम एनर्जी जो कि आपको मिले और आप जस्ट उस एनर्जी को लेके अपने लेटिस से सारे बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल आए, दैट इज नॉन एज वर्क फंक्शन, ठीक है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ में आया? बोलिए, क्लियर? यस सर। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है तो ऑफ कोर्स एनर्जी ऑफ फोटोन, जो भी फोटोन आप ले रहे हो, उस फोटोन की एनर्जी हमेशा किससे ज्यादा होनी चाहिए, वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मेरे को अपने सारे बॉन्ड तोड़ने में 100 यूनिट एनर्जी लग रही है, तो आपके ऊपर रिक्वायरमेंट है ना कि अगर आप एक्सपेरिमेंट कराना चाहते हो तो आप जो फोटोन मेरे ऊपर चलाओ वो कम से कम 100 यूनिट एनर्जी का होना चाहिए। अगर वो 100 से कम का हुआ तो मैं अपने सारे बॉन्ड तोड़ ही नहीं पाऊंगा और मैं रिलीज नहीं हो पाऊंगा, फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो फोटोन चलाया वो 100 यूनिट से ज्यादा का है या कम से कम 100 यूनिट है, तो भाई मैं रिलीज हो सकता हूँ एज एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं अपने सारे बॉन्ड तोड़ते हुए सिस्टम से बाहर निकल सकता हूँ। क्लियर? ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। दिस इज जनरल डिस्कशन। ठीक है, तो वापस चलते हैं कंडीशन पे। तो कंडीशन क्या निकल के आएगी? कंडीशन है, कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो मान लेते हैं शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो मान लेते हैं हमारे पास एक मेटल है M, जिसका न्यू नॉट है या लेमडा नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने लेमडा या न्यू का फोटोन चला दिया है, ठीक है। तो लेमडा और न्यू के ऊपर क्या कंडीशंस है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ऑफ कोर्स मैं क्या बोल सकता हूँ, एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब H न्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। अगर न्यू की टर्म्स में ही लिखें, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू H न्यू नॉट। दैट मीन्स न्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, मतलब जो भी आपका फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अगर मैं इसी को क्या कहते हैं वेवलेंथ की टर्म्स में लिखूं तो मैं फिर से लिख सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू W, और फोटोन की एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ HC बाई लेमडा, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू HC बाई लेमडा नॉट। तो आप क्लियरली देख पाएंगे 1 बाई लेमडा शुड बी ग्रेटर देन 1 बाई लेमडा नॉट। इससे साफ साफ क्लियर है कि लेमडा शुड बी लेस देन इक्वल टू लेमडा नॉट। सो दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे सरफेस का जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है वो है मान लेते हैं 10, तो ये बात पक्की है कि अगर मैं 9 फ्रिक्वेंसी का फोटोन चलाऊंगा तो फिर मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी नहीं होगा। मेरा पास जो फोटोन की फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, वेवलेंथ जो होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। आप सभी लोगों को समझ में आया है? बताइए। Yes, sir. चलिए, तो ये हो गया बेसिक आइडिया कंडीशन के बारे में। अगली बात करते हैं आप एनर्जी कंजर्वेशन की। सो एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
मैं आपको बता देना चाहता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन आइंस्टीन को नोबेल प्राइज इसी के लिए मिला था। ठीक है, क्यों? क्योंकि आइंस्टीन ने नो डाउट बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत महान साइंटिस्ट थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल के गए हैं, लेकिन उनकी सारी बातों के पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं है, थ्योरेटिकल है। तो थ्योरी के ऊपर नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब उनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत हाई फाई है, तो इसलिए इस छोटे से पीस ऑफ पेपर पे उनको नोबेल प्राइज दे दिया गया, वो अलग बात है। ठीक है, तो आइंस्टीन पहला आदमी थे जिन्होंने क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। और अब हम टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं। टेक्निकल टर्म्स मतलब अब आप क्लियरली समझिएगा कि कैसे काम हो रहा है मैथमेटिकली। मैथमेटिकली हो क्या रहा है, आपके पास अब सारी कंडीशन आपको पता है, आपको मेटल का भी पता है, मेटल का वर्क फंक्शन भी पता है, मतलब लेमडा नॉट, न्यू नॉट, ये सब पता है आपको। और आप इस मेटल के ऊपर क्या चला रहे हो, लेमडा या न्यू फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चला रहे हैं, और उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। अब मैं फाइनली मैथमेटिकली इस चीज को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो अगेन मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि जो भी फोटोन आया, फोटोन जैसे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी को दो पार्ट में इस्तेमाल करेगा। पहला पार्ट होगा उसे लैटिस से बाहर निकलना है, दैट मीन्स पहला पार्ट होगा वर्क फंक्शन वाला, और अगर फिर भी एनर्जी बचती है तो दूसरा पार्ट होगा काइनेटिक एनर्जी वाला। दैट मीन्स एज पर आइंस्टीन whatever energy that a photon is coming with, ठीक है, it will be used in two parts। पहला पार्ट आप अपने आप को रिलीज कराइए अपने लेटिस से, दूसरा पार्ट आपके पास अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है तो आप काइनेटिक एनर्जी मूव करिए। ठीक है, सो ये दो पार्ट के थ्रू ही क्या कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आइंस्टीन ने अप्लाई किया। तो उन्होंने यही बोला कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैं न्यू की टर्म्स में लिखूं एनर्जी ऑफ फोटोन तो मैं लिख सकता हूं एच न्यू, एंड दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अगर एम मास है इलेक्ट्रॉन का और वी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, जो कि यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? सो इसको आप ढंग से लिखें तो आप लिख सकते हैं एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, and that is equal to kinetic energy. So this is the formula given by Einstein। ठीक है, अगर मैं इसी को वेवलेंथ की टर्म्स में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा एच सी 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट is equal to half mv square, and that is equal to the kinetic energy of electron। समझ में आ रहा सबको या नहीं, बोलिए। क्लियर है, बताइए। सर फिर से बोलिए। ओके, सो बहुत ही क्लियर सी बात है। अगेन मैं आपको एक बार और मतलब समझाता हूँ। आप खुद इलेक्ट्रॉन बन जाइए, मान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहे हैं वो आपको, ठीक है, आपको भैया आप अभी क्या है बाउंडेड है अपने लेटर्स के अंदर, अलग अलग पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड है। अगर मैंने आपको एनर्जी दी तो बताइए आप उस एनर्जी को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can be converted from one form to another or can be transferred from one point to another। ये तो हर कोई जानता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, हर जगह आता है। ठीक है, आप बताइए अगर मैं बोलूं कि आप इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, आपका वर्क फंक्शन अगर 100 है, ठीक है, और मैंने आपके ऊपर 150 का फोटोन चला दिया,
तो बताइए 150 का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे एज एन इलेक्ट्रॉन? मैडम, जिन मैडम को डाउट है बोलिए। मैं आपका आपको सारे बॉन्ड तोड़ने में लगेंगे 100 यूनिट एनर्जी, ठीक है। आपको मैंने 150 यूनिट का फोटोन दे दिया, ठीक है। बताइए आप वो 150 यूनिट का क्या करेंगे? गायब तो कर नहीं सकते, खत्म तो कर नहीं सकते, कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले उस 150 में से 100 तो आप अपने आप को फ्री कराने में लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपको फ्री करना है अपने आप को, तभी आप फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट दिखा पाएंगे। तो 150 में से 100 तो चला गया अपने आप को फ्री कराने में। अब जो रिमेनिंग बचता है 50, वो किस में दिखेगा? वो आपके अंदर एनर्जी में दिखेगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी में दिखेगा, ठीक है। तो जितना बच जाता है वर्क फंक्शन के अलावा वो काइनेटिक एनर्जी में दिखाई देता है। क्लियर? ये है बात, यस सर। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है अगर हम इलेक्ट्रिक वाले एनवायरनमेंट में काम करें, नो डाउट, क्यों बिल्कुल हो सकता है। या बार बार भैया जी बोल रहे हैं कि वो 50 रहेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसी भी एनर्जी की फॉर्म में हो सकता है। लेकिन सबसे आसान एनर्जी कौन सी है? पार्टिकल नेचर में सबसे आसान एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जब भी पार्टिकल को एनर्जी मिलती है वो मूव करता है, और कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके अंदर कौन सी एनर्जी की फॉर्म है? मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे आसानी से तो काइनेटिक एनर्जी की बात हो सकती है। तुम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आंसर आ सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा एक्सपेरिमेंटेशन, आप बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आप ये काम करा सकते हो, 50 जूल वाला जो एक्स्ट्रा रिमेनिंग है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स हैं, कोई किसी का वर्क फंक्शन 100 जूल नहीं होता है, ठीक है। बट अगर आप इलेक्ट्रॉन है, मान लिया हाइपोथेटिकल केस में, और आपका वर्क फंक्शन अगर 100 है, तो ये बात तो पक्की है कि अगर 100 से कम मैंने एनर्जी आपको दी तो आप छूट ही नहीं पाएंगे लेटिस से, मतलब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने 100 से ज्यादा दिया तो 100 तक तो आपको लग गया छूटने में, लेकिन 100 से ऊपर जितना होगा वो तो आपको किसी ना किसी फॉर्म में दिखाना पड़ेगा ना। वो जो फॉर्म सबसे कॉमन वाली है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आइंस्टीन ने यही बोला कि जो रिमेनिंग एनर्जी है, जो कि 100 के आगे वाली है, वो एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दिखाई देगी। क्लियर है बात? बोलिए मैडम। तो ये इक्वेशंस है। अब नो डाउट यहाँ पे या बार भुइया जी ने कुछ बोल दिया है तो उसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो उसको देखते हैं। तो कई लोग काइनेटिक एनर्जी की जगह पे दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं चीजों को। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी गायब तो नहीं हो सकती, कन्वर्ट जरूर हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एक केस बताऊं, तो चलिए शुरुआत याद करिए, पहला दिन जब हम लोग मिले थे तो मैंने आपको एक क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट बताया था, क्या नाम था उसका? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था या नहीं? बोलिए। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो आप बताइए, चलो उसी उसी इंस्ट्रूमेंट में चलते हैं वापस। आपको मैं बताता हूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड में भैया जी बोल रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, ठीक। मैं क्या करूँ, मैं ये बेसिक सा आइडिया ले लूँ और यहाँ पे ये जो एक इलेक्ट्रोड है उसको बना देता हूँ मेटल एम, समझ रहे हो? ठीक। और इसके ऊपर हाई एनर्जी रेडिएशन चला देता हूँ, ठीक है। बताइए, अगर ये लेमडा या न्यू वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी का फोटोन मैंने चलाया, और ये बात पक्की है कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, और ये बात पक्की है कि लेमडा इज लेस देन लेमडा नॉट, ठीक है। अगर इस मेटल का फर्क फंक्शन है न्यू नॉट या लेमडा नॉट, ठीक है। समझ में आई बात? तो बताइए इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? बोलिए। कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो मेटल सरफेस पे जैसे ही मैंने ज्यादा फ्रिक्वेंसी का फोटोन चलाया, यहाँ से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बोलिए, बोलो। निकलेंगे सर। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी अभी तक वो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो उनके पास क्या है? उनके पास मास है और उनके पास स्पीड है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं इस काइनेटिक एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा। अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे लगा सकता हूँ, कुछ नहीं करना है मेरे को, एक बैटरी लगा देनी है बस। इसको बोल देना है पॉजिटिव, इसको बोल देना है नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव एंड बैटरी का यहाँ और नेगेटिव एंड यहाँ। देखा, जैसे ही मैंने ये लगाया और इस वोल्टेज को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से और बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया, वोल्टेज है 0, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने 0 से इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना, मतलब वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट किया, 5, 10 ऐसे, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकलने देगा? पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उल्टा खींचेगा, है कि नहीं। तो जो भी आपकी एनर्जी काइनेटिक, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, मूव कर रहे थे, उनकी स्पीड थोड़ी घटेगी। क्यों? क्योंकि उनको कौन खींच रहा है, पॉजिटिव चार्ज उनको अपनी तरफ खींच रहा है, और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रोड उनको क्या करेगी। अगर आप इलेक्ट्रॉन होते इस डायरेक्शन में जाने वाले, तो आपकी मुंडी पे एक फोर्स तो लगता, कौन सा, पीछे की तरफ अट्रैक्शन वाला, और दूसरा फोर्स लगता आगे की तरफ से रिपल्शन वाला। लगता है नहीं लगता? बोलिए। तो आपकी एनर्जी धीमे धीमे, आपकी स्पीड क्या होती, घटती। समझना ही बात। एक ना एक, अगर यहाँ पे अमीटर लगा हुआ है, तो अमीटर में थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन तो आएगा, क्योंकि अगर मैंने लेस, मतलब आप जा रहे हो आगे की तरफ, मैंने आपको कम खींचा, तब भी आप टारगेट डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए, करंट में डिफ्लेक्शन आएगा, आई जो है वो नॉन जीरो होगा इस केस में। लेकिन एक ना एक ऐसा, आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाइए, पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा कर दीजिए, नेगेटिव को और ज्यादा कर दीजिए, तो एक ना एक वोल्टेज ऐसा जरूर आएगा जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, Vs। ठीक है, एक ना एक वोल्टेज ऐसा जरूर आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसका नाम है जब करंट की वैल्यू आई क्या हो जाएगी, 0 अमीटर में। क्यों? क्योंकि उस केस में पॉजिटिव चार्ज ने इतना जोर से आपको खींचा है, और नेगेटिव चार्ज ने या नेगेटिव इलेक्ट्रोड ने इतना जोर से आपको पीछे की तरफ ढकेला है कि आपकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, और आप जस्ट यहाँ से रिलीज ही नहीं हो पाएंगे, आप हमेशा यहीं पर रह जाएंगे, इसी सरफेस पे। समझ में आ रही बात? एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। पूरे के पूरे केस में हुआ क्या है, काइनेटिक एनर्जी गायब तो हो नहीं सकती, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही थी, उसको आपने बैलेंस कर दिया है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? बोलिए। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। अगर 100 जूल आपका वर्क फंक्शन था, 150 का फोटोन आपने खाया, तो 150 में से 100 तो आपको फ्री होने में लगे, आपके ऊपर 50 के बराबर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए टेक्निकली, बट आप नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ने इतना फोर्स लगा रखा है। ठीक है, तो जब ऐसे सेटअप में आप काम करते हो और ऐसा स्टॉपिंग पोटेंशियल आप निकाल लेते हो, तब आप बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, E, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर। तो ऐसे केसेस में आप काइनेटिक एनर्जी को Q इंटू V से भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। या बार भैया आपका आपने ये करवाया है, देख लीजिए। ठीक है, समझ में आई बात? सो काइनेटिक एनर्जी को आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म ही थोड़ी ना है। आप और भी बहुत सारी चीजें, कॉलिजन्स करा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बट ये तरीका कभी नहीं बदलेगा कि मैंने अगर 100 जूल 150 जूल खाया, तो 100 जूल मैंने यहाँ लगाया, तो रिमेनिंग मेरे पास है, वो मुझे बताना पड़ेगा। समझ में आई बात? मैं उसे गायब नहीं कर सकता। ओके, तो सबसे आसान है मैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बोलूं, लेकिन अगर आप थोड़े इंटेलिजेंट हैं और आप दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, व्हाई डोंट यू डू दिस, कर दीजिए कन्वर्ट। ये देखो, मैंने काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं उसी आइंस्टीन की इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो जो आइंस्टीन की जो इक्वेशंस हैं, वो हो सकती है H न्यू माइनस न्यू नॉट, क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर था।
and I can write it is equal to E into Vs. Similarly, Hc 1 by lambda minus 1 by lambda naught is equal to kinetic energy of electron, and that is equal to E into Vs. So these two equations you will find in each and every book and each and every reference material. जो मैंने आपको भेजा उसमें भी मिलेगा, आपको चेक कर लीजिए. ठीक है, कोई डाउट है किसी को, कोई कुछ कहना चाहता है बताएं. No, sir. ओके, चलिए तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गया है तो फिर इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है. दिस इज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक आइडिया ये है. अगले आइडियाज क्या हो सकते हैं अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं. तो भैया सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि आपको टॉर्च, ऐसा नहीं होता है कि आपने टॉर्च जलाई मेटल के ऊपर और फिर आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. ऐसा नहीं है. ये ऐसा कई लोगों को ऐसा लगता है, बट ये चीज हमेशा नोट करिए कि देयर इज नो टाइम गैप between irradiation and release of photoelectron. मतलब ये काम इतने जल्दी होता है कि आपके लिए तो वो कंटिन्यूअस है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि अभी मैंने लाइट चलाई मेटल की सरफेस के ऊपर और कल परसों फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलते हैं. दैट मीन्स देयर इज नो गैप इन बिटवीन what in between the irradiation. irradiation मतलब IRR. समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? IRR, irradiation मतलब किसी के ऊपर रेडिएशन डाला जाए. so that is known as irradiation. ठीक है, बोलिए. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू exhibit photoelectric effect, the energy of photons should be more than what work function. तो ये तो पक्की बात है कि lambda should be less than equal to lambda naught, nu should be greater than equal to nu naught, and E should be greater than equal to W. So these are the basic requirement. ठीक है, so बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं कि in order to exhibit photoelectric effect there should be more energy than work function. तो अगर वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की फॉर्म में गिवन है तो कंडीशंस यही आएंगी. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या बातें कर सकते हैं आप 2 बातें और कर सकते हैं. तीसरी बात, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ओनली ऑन frequency of light irradiated. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के बराबर है. ठीक है, तो ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी जो होगी, वेलोसिटी जो होगी, कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में एक ही चीज का हाथ है, वो है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ. ठीक है, सो हम जानते ही है कि काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज व्हाट? इलेक्ट्रॉन h
न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो न्यू है वो चीज जो बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आ रही बात? अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और न्यू का ग्राफ बनाऊं तो बिल्कुल आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। अगर मैं ग्राफ बना दूं, चलिए इस कलर से बनाते हैं। तो अगर आपके पास मान लेते हैं एक तरफ मैं एक एक्सेस में ले लूं मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी तरफ ले लूं फ्रिक्वेंसी, तो आप देख सकते हैं 0 से लेके न्यू नॉट तक तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि एनर्जी उतनी है ही नहीं कि वर्क फंक्शन ओवरकम हो पाए। ठीक है, न्यू नॉट से आगे फिर आपको बिल्कुल लीनियर वेरिएशन देखने को मिलेगा काइनेटिक एनर्जी। तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे न्यू बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। न्यू नॉट से कम वैल्यू पे तो काम नहीं हो सकता, थ्रेशोल्ड है ये। ठीक है, सो न्यू नॉट से कम पे तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आ रही बात? बोलिए, क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी अगर आपको बढ़ानी है तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए, नो डाउट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने हैं, आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाना है, तब क्या इंपॉर्टेंट है? क्या काइनेटिक, क्या फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है या क्या लैम्डा इंपॉर्टेंट है? तो भैया सीधी बात है, फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स से कोई रिलेशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एनर्जी से, और एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी से। समझ में आ रही बात? कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये कभी भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, ये किस पर डिपेंड करता है? कितने ज्यादा फोटोन आप भेज रहे हो पर यूनिट एरिया। समझ में आ रही बात? तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए वो ये है कि देयर इज नो रिलेशन between frequency and number of photoelectrons। समझ में आई बात? जैसे को हम बोल सकते हैं करंट, क्योंकि जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतनी ज्यादा हमें करंट की वैल्यू मिलेगी। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं करंट का ग्राफ बनाता हूँ किसके साथ? फ्रिक्वेंसी के साथ। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इज फ्रिक्वेंसी, देन करंट विल रिमेन कांस्टेंट, फ्रिक्वेंसी चाहे कुछ भी है। ठीक, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बढ़ने से इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज नहीं होते हैं ज्यादा। नंबर ऑफ फोटॉन्स तो उतने ही रिलीज होंगे, एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। समझ में आ रही बात? तो आप क्वालिटी वाइज फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहे हो लेकिन नंबर ऑफ फोटोन नहीं बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन is directly proportional to intensity of electromagnetic radiation। फिजिक्स में आप लोगों को ये पूरा टॉपिक वापस से पढ़ाया जाएगा मॉडर्न फिजिक्स में। इंटेंसिटी एक बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है। इंटेंसिटी रिप्रेजेंट होता है आई से, और इंटेंसिटी डिफाइन होता है द एनर्जी डिवाइड बाय एरिया। एनर्जी पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी। ठीक है, एनर्जी अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो मैं बोल सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर एरिया में या जो भी आपका फिक्स्ड एरिया है उसमें एनर्जी कंटेंट बढ़ गया है। एनर्जी कंटेंट कैसे बढ़ेगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से, और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? तो इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा सकता है। सो इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया, और एनर्जी क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय हर एक फोटोन की एनर्जी। समझ में आई बात? तो अगर मैं बोलूं कि पहले इंटेंसिटी कम थी तो मैं बोल सकता हूं कि पर यूनिट एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पहले इंटेंसिटी कम थी, मतलब पहले मान लेते हैं 100 फोटोन गिरते थे। अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, 5 गुनी कर दी, तो अब उसी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 500 फोटॉन्स गिरेंगे। तो 500 फोटोन से 500 फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। समझ में आ रही बात? तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए इंटेंसिटी से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
का करंट जो है या फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। लेकिन फ्रिक्वेंसी से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते हैं, वो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाता है। आप सभी लोगों को मेरी बात क्लियर है? नहीं बोलिए, अगर क्लियर नहीं है तो देखते हैं। इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए। बोलिए। ओपन फॉर डिस्कशन, बताइए। Sir, 5.5, sir. 0.5 0.5 बोलता है इंटेंसिटी के बारे में। देखिए इंटेंसिटी क्या होता है, जैसे जब धूप तेज हो, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि लाइट की इंटेंसिटी, धूप ज्यादा है, ज्यादा का मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। मतलब जब आप धूप में, तेज धूप में खड़े होते हैं तो आपका बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो तो फिक्स है, दैट इज कांस्टेंट। तो मान लेते हैं तेज धूप में अगर आप 1,00,000 फोटोन खा रहे हो, मान लेते हैं 1,00,000 फोटोन आपके ऊपर आके गिर रहे हैं, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फोटोन तो बहुत ज्यादा गिरते हैं, 1,00,000 तो मैं बहुत ही कम बोल रहा हूँ, ठीक है। बट मान लेते हैं आपका बॉडी, आप धूप में खड़े हुए, आपकी बॉडी ने 1,00,000 फोटोन एब्जॉर्ब किए। कब? जब तेज धूप है। तेज धूप का मतलब इंटेंसिटी ऑफ धूप इज मोर, समझ में आई बात? ज्यादा एनर्जी गिरती है उसी पर्टिकुलर एरिया में। लेकिन मैं मालूम कि बादल है, जैसे अभी का माहौल है, ठीक है, बादल वगैरह में आप जब खड़े होते हैं धूप में तो आपके ऊपर एनर्जी कम गिरती है, क्योंकि धूप की इंटेंसिटी जो है वो कम हो गई। तो अगर तेज धूप में आपके ऊपर 1,00,000 फोटोन गिर रहे हैं उसी आपकी बॉडी के ऊपर, तो डिफ्यूज्ड इन्वायरमेंट में जब बादल वगैरह है तो आपके ऊपर 10,000 ही फोटोन गिरेंगे। समझ में आ रही बात? दैट मीन्स एरिया आपका फिक्स है लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स डिक्रीज कर गए। समझ में आ रही मैडम बात? Yes, किसने पूछा sir. था ये सवाल? हाँ, तो ये चीज कहलाती है इंटेंसिटी, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में, ठीक है। तो इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होती है? इंटेंसिटी इज द एनर्जी डिवाइड बाय एरिया। दैट मींस गिवन एरिया में आप ज्यादा एनर्जी कब देंगे? जब आपकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात? तो अगर मैंने एरिया फिक्स कर दिया, ठीक है, जैसे बोलूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो मैं बोल सकता हूँ कि ज्यादा एनर्जी गिर रही है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं। मतलब अगर मेटल के ऊपर ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आप चलाओगे तो ज्यादा फोटॉन्स गिरेंगे और ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। अगर ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बने तो करंट ज्यादा हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ गए। समझ में आ रही बात? क्योंकि करंट क्या होता है? dq/dt, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो नंबर अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ गया, अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ गया तो करंट बढ़ गया। क्लियर है मैडम? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. और कोई? ठीक है, सो इतना आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स वाले लोग बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि फिजिक्स में तो पूरा एक टॉपिक ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आपको खूब डिटेल में बढ़िया बढ़िया ग्राफ बना के दिखाएंगे। ये पूरा का पूरा टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स में वापस से आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको आइडिया देना था, मैंने आपको आइडिया दे दिया है बहुत ही आसानी से, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के, ठीक है। फिजिक्स वाले लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वो करंट की बात करेंगे, ठीक है, सेचुरेशन करंट, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं उस पर जो आपको पढ़ाई जाएंगी। बट केमिस्ट्री के लिए इतना जरूरी है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल बताएं, बोलिए। सर 0.4 फिर से समझाइए सर। 0.4, देखो भाई 0.4 क्या है? अगर आपने फ्रिक्वेंसी बढ़ाई, ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या है? आपने इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी। बोलना पड़ेगा आपको मेरे साथ, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पहले आपकी फ्रिक्वेंसी है न्यू और आपकी एनर्जी एसोसिएटेड है 100, मैंने आपकी फ्रिक्वेंसी डबल कर दी 2 न्यू, तो आपकी एनर्जी कितनी हो गई? 200 हो गई या नहीं? बोलिए तपादार जी, यस सर। ठीक है। यस सर। तो फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी को बढ़ाना, ठीक है। क्या नंबर हाँ ऑफ सर। फोटोन बढ़ गए? क्या नहीं। नंबर ऑफ फोटोन बढ़े? क्या नहीं। जब नंबर यस ऑफ फोटोन बराबर है
बस उनकी एनर्जी ज्यादा हो गई, तो क्या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे क्या? नहीं। समझ में आई नहीं। बात? बस उनकी यस सर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? जो कि यस मैंने सर। लास्ट वाले पेज पे आपको दिखाया है, ये है। तो अगर आपने न्यू बढ़ाया, तो न्यू बढ़ाने का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, उसका ग्राफ ऐसा है। तो नो डाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, बट बट क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे? नहीं। क्यों? क्योंकि फोटो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, बस आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर? तो अगर ऐसा है तो भैया नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो बराबर ही है, वो तो निकलेंगे नहीं ज्यादा, वो तो जितने हैं उतने ही निकलेंगे। तो डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है किसका? फोटो इलेक्ट्रॉन्स का और फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, समझ में आई बात? ये यस बोल सर। रहा था। और बताइए। तो जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, उन नोट्स को भी आप लोग जरूर देखिएगा। उन नोट्स में आपको बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स मिलते हैं। चलिए एक दो सॉल्व एग्जांपल नोट्स वाले ही देखते हैं, मैं आपको करवाता हूँ। आप करिएगा एक आध एग्जांपल इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, नोट्स में जो मैंने आपको डिटेल नोट्स भेजे हैं, वो डिटेल नोट्स का काम क्या है भाई? कई लोग बोलते हैं कि क्लास में समझने में चला जाता है तो हम लिख नहीं पाते। तो मैंने आपको इतना डिटेल में नोट्स भेज दिया है, जितना मतलब उसमें सब लिखा हुआ है, जितना चाहिए उतना भी है, और कोई आदमी क्यूरियस है उसे एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो भी है। ठीक है, सब चीजें हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक सवाल देता हूँ जो आपके नोट्स में है, सॉल्व एग्जाम्पल में है। ये टॉपिक खत्म होते ही सॉल्व एग्जाम्पल में आपको एक सवाल मिलेगा। चलिए देखते हैं वो सवाल, ट्राई करके देखते हैं हमसे हो रहा है या नहीं। तो क्वेश्चन क्वेश्चन है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस between electron and surface of silver metal is 7.52 into 10 power minus 19 joule. Calculate the maximum kinetic energy of electrons ejected out from Ag silver, which is being exposed to UV light of lambda is equal to 360 एंगस्ट्रम। चलिए सॉल्व करिए, देखिए आपसे हो पा रहा है नहीं। सभी लोग पहला सवाल सॉल्व करिए, ट्राई करके देखिए। पहले सवाल को पढ़िए, जो जो गिवन डेटा है उसको देखिए, और उसके बाद जो आपको मैंने बताया आज की क्लास में, देखिए आप उसको अप्लाई करके आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं।
चलिए, तो अभी तक पहला तो हो जाना चाहिए। हो गया क्या पहला? पहला तो बहुत ही आसान है, समझ में आया सबको या नहीं? बोलिए। पहले वाले में क्या गिवन है? आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए, मतलब द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड सरफेस। मतलब ये क्या गिवन है आपको? वर्क फंक्शन, क्योंकि यही तो है जो कि अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। वर्क फंक्शन कैसे डिफाइन किया हमने कि वो मिनिमम एनर्जी जिस जो कि हमें चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस से रिलीज हो जाए, मतलब सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर ले। तो ये तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन है। मतलब मुझे पता चल गया कि एजी का जो वर्क फंक्शन है वो कितना है, सिल्वर मेटल का 7.52 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वर्क फंक्शन पता है और लाइट का लैम्डा पता है, तो आंसर तो आना ही चाहिए, क्योंकि मुझे टोटल एनर्जी पता है, क्योंकि लाइट का लैम्डा पता है, मुझे वर्क फंक्शन पता है। तो बस वर्क फंक्शन, टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन को माइनस कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, आइंस्टीन इक्वेशन। बोलो होगा या नहीं? कितने लोगों का हो गया? आंसर बताइए, किसी का हुआ हो तो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? समझ में आया करना क्या है? तो पहले तो आप जो फोटोन है उसकी एनर्जी निकाल लीजिए, लैम्डा गिवन है, उस एनर्जी में से वर्क फंक्शन वाली एनर्जी को माइनस कर दीजिए, तो जो रिमेनिंग एनर्जी होगी दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। हो गया पहला सवाल। ठीक है, दूसरे सवाल को भी आपको करना है तो कर लिए, मतलब करिएगा दूसरा सवाल भी। तो दूसरे सवाल में क्या गिवन है आपको? बोल रहे हैं कि एक मेटल है जिसके ऊपर हम अगर इतनी फ्रिक्वेंसी की लाइट चलाते हैं तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है वो 2 गुनी होती है काइनेटिक एनर्जी से। कब? जब हम दूसरी फ्रिक्वेंसी की लाइट उसी मेटल पे चलाते हैं। आपको वर्क फंक्शन निकालना है इस केस में। ठीक है, तो ये दोनों सवाल बढ़िया है, इन दोनों सवाल को से आपको बेसिक आइडिया क्लियर होगा, आप जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, टेस्ट में आपके यहाँ तक ही आएगा। ठीक है, टेस्ट ऑनलाइन मोड में होगा, टेस्ट का सिलेबस जो है वो वही है जो आपको क्लासेस में पढ़ाया गया है। ठीक है, और ये वाला टेस्ट पेपर मैं बना रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स मैंने जितना पढ़ाया है मैं उसके हिसाब से ही आपको सवाल दूंगा। तो यहाँ तक मैं आपको सवाल दूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक। ठीक है, क्लियर है? तो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, कैसे होगा क्या नहीं होगा, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है।